आदरणीय मंच पर शोभित और मेरे सामने बैठे विद्वानगण, सबसे पहले तो देश हरियाणा और सत्य शोधक फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्सव के प्रयत्न के लिए जो लगातार कई सालों से चल रहा है। और आप जानते हैं इसके बारे में काफ़ी बातें कही गई। मैंने जब देखा कि इस बार का जो सृजन उत्सव का वो केंद्रीय विचार है वो है हम भारत के लोग, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ इस बात पर कि ये कैसे रख लिया इन्होंने, केंद्रीय विचार कैसे रख लिया। भारत का लोग कौन है अभी तय तो हुआ नहीं है, हो गया क्या? भारत के लोग कौन हैं ये तो अभी तय नहीं हुआ। अभी तय होना जो है सबसे बड़ा काम यही अभी करने की सरकार कह रही है कि अभी पहले ये तय करेंगे कि भारत का लोग है कौन। तो अब कैसे तय करें जब तक सरकार तय नहीं करती है। वैसे भारत के लोग कौन हैं इसके तय करने के हमारे पास कुछ प्रमाण हैं, और सबसे जो नया प्रमाण है वो ये कोरोना ने हमें दिया है। कोरोना ने कि भारत के लोग कौन है या कौन हो सकता है। 2-1 दिन पहले सृजन बहुत जो है ना, ऐसे संकट में सृजन बहुत सामने आता है। तो ऐसे ही कोरोना के वायरस का भी सृजन हुआ, तो उसको एक कार्टून बनाया किसी ने कोरोना वायरस का, और उस कार्टून के कुछ सींग लगाए, जीवा लाल थी जैसे काली माता की है, हाँ जी, और उसका जो रंग है, वर्ण है उस कार्टून का, वो कृष्ण वर्ण है। कोई हिम्मत कर सकता है ब्रह्म वर्ण की कोई कार्टून बना दे भारत में? तो पहला तो वो कार्टून से ही पता चलता है कि भारत के लोग कौन है और कौन नहीं है। जो कृष्ण वर्ण है वो वायरस है, इसलिए जो वायरस का रंग है वो कृष्ण वर्ण ही होगा, जो हमारा नुकसान करने वाला है उसको ये माना जाता है। मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे जैसे और भाई सुभाष जैसे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हम तो ना कृष्ण हैं ना स्वर्ण हैं, आधा पचाधा रंग, ना पूरे काले हैं ना पूरे गोरे हैं। हम तो उस कार्टून उस वायरस की जाति में भी नहीं आएंगे। हमारा क्या होगा? ये भारत के लोग कैसे तय करें कौन है। और इसी के साथ मुझे ध्यान आया, फिल्मों का ध्यान आया। मैंने देखा कि आपने बॉलीवुड की कितनी फिल्मों में कृष्ण वर्ण की नायिका देखी है? देखी है किसी ने? नायक तो है, जैसे गोरा और काला था उसमें था, एक आध कोई और भी होगा, जैसे सुनील दत्त थे उसमें मदर इंडिया में। कृष्ण वर्ण की नायिका देखी है आपने, काले रंग? कभी आपने ये क्रीम देखी है सौंदर्य की कि जिसमें कहेंगे कि आपका काला रंग और काला हो जाएगा? तो ये हमें बताते हैं कि कौन भारत के लोग हैं कौन नहीं। हम ऐसे ही मेरे जैसे सुभाष जैसे मानते रहे, अपने आप को मानते रहे, उससे क्या होता है? और वो आप मान भी नहीं पाएंगे, अब तो जेल में बताएंगे आप नहीं हैं। तो कैसे तय करें? अब ये करें कि जो यहाँ पैदा हुआ था, किस दिन पैदा हुआ था, जो 200 साल पहले हुआ था वो नागरिक है, या 500 साल पहले हुआ था वो है, जो 1000 साल पहले हुआ था वो है। अब तारीख कौन सी रखे भाई? कब से पैदा, जिसका बाप दादा पैदा हुए थे, कब से तारीख रखें? अब तारीख की कोई तय दुनिया ने अभी तक कोई कायदा नहीं बनाया है कि इस तारीख से जो इस देश में होगा उस देश का नागरिक होगा या धरती का नागरिक होगा। और अगर ये सोचे कहाँ से हम आए, तो सब अफ्रीका से आए हैं भाई। तो भारत का तो नागरिक ही नहीं है कोई यहाँ, सब अफ्रीका के हैं। मैंने तो जब वो घर वापसी की बात चली तो मेरा एक इथोपिया का विद्यार्थी था मेरे साथ PhD, मैंने कहा कि मैं इथोपिया आ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई कह रहे हैं कि घर वापसी होनी चाहिए, हमारी घर वापसी तो पूरी तब होगी जब इथोपिया आ जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े तो अफ्रीका में पैदा हुए थे। हाँ जी, तो इसलिए बंदरों तक जाएगी सर। ये पहले तो हम किसको भारतीय नागरिक मान रहे हैं? जो फिल्म देखने के लिए हम 200-300 रुपया जाकर गैलरी में देखते हैं और आनंद मानते हैं उस गौर वर्ण नायिका का, सौंदर्य का, ये हम किसको भारतीय मानते हैं? ये हमको सबको अभी सोचने की ज़रूरत है कि भारतीय है कौन, तब हम कैसे पाएंगे कि हम भारत के लोग कौन हैं। फिर मैंने देखा कि
मैं तो भारतीय, अगर नागरिक मान भी ले मुझे भारत सरकार, तो भी मैं भारतीय नागरिक नहीं बन सकता पूरा। कैसे? मैं राजस्थान में ज़मीन नहीं ले सकता, मैं हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकता, पूरे 7 जो उत्तर पूर्वीय राज्य हैं किसी में मैं ज़मीन नहीं ले सकता। ज़मीन लेना तो दूर की बात भाई, पूरे के पूरे 7 उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य जो हैं लगभग सारे के सारे, थोड़े क्षेत्र को छोड़कर, मैं तो वहाँ 24 घंटे के ज़्यादा मुझे रहना हो तो वहाँ इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और जब से ये भारत का एकीकरण शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तब इनर लाइन परमिट का क्षेत्र और बढ़ गया है। पहले आप मिजोरम के कुछ इलाके जो इनर लाइन परमिट में थे, जिसमें जहाँ आपको जाना होता था 24 घंटे से ज़्यादा तो आपको वो आज्ञा लेनी पड़ती थी, वीज़ा ही कह लीजिए, वीज़ा यही होता है और क्या होता है। अब जब ये 370 हुआ कश्मीर में, तो मिजोरम वालों ने कहा कि हमारा तो पूरा का पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट में करो, हो गया। असम जिसके लिए नागरिकता तय शुरू हुई थी, असम वालों को कह दिया गया कि आपके यहाँ नागरिकता कोई सवाल पैदा नहीं होगा, ये बाकी भारतीय के लिए है, क्योंकि वो 19 लाख लोग हैं, कहाँ ले जाना है उसको, वो तो रखने को तैयार नहीं है असम वाले। तो अभी भी वो जा नहीं पा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री वहाँ जा नहीं पाते, इतनी हिम्मत नहीं होती है, वहाँ असम में इतना विरोध हो रहा है इस बात का। और पहले नागालैंड का कुछ क्षेत्र था जो इनर लाइन परमिट में था, अब नागालैंड की राजधानी पूरी दीमापुर में भी आप इनर लाइन परमिट के बिना नहीं जा सकते। तो ऐसे मतलब एकीकरण हो रहा है भारत का, क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र इनर लाइन परमिट में आ रहे हैं। फिर मैं भाषा का मेरा क्षेत्र है, जैसे शास्त्री जी ने कहा, भाषा के बारे में सोचा भी कौन सी भाषा जो भारत की भाषा है, कौन सी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। जो 2001 का सेंसस था और 2011 में भी जो जनगणना हुई, शायद उसमें भी ऐसा ही है, लोगों ने 11,000 भाषाएं कही कि ये हमारी मातृभाषा है। 11 है यार। अब केंद्र जो भारतीय सरकार है वो तो केंद्र की तो 2 ही है, हिंदी, और वो भी तमिलनाडु में हिंदी भी नहीं है, केवल अंग्रेजी है, राजभाषा है जो यूनियन गवर्नमेंट की। अब 12,000 लोग कह रहे हैं। भारत सरकार ने 1961 में हमें बताया था कि 1652 भाषाएं हैं भारत की, लेकिन अब वो 2011 तक आते आते वो 124 रह गई। पहले 11,000 को 1650 में किया, फिर उसको 550 में, फिर 250 के करीब किया, फिर लाते लाते 122 में किया, और वो 122 में भी वो 22 जो है वो 8वीं सूची में है जी। बाकी 100 को भी 124 उसको भी मान्यता नहीं है। तो कहे अभी तो तय ही नहीं हुआ है कि भारत की भाषा कौन सी है। और अभी पीछे आप देख ही रहे हैं कि आंध्र प्रदेश ने तो कर दिया है ऐलान कि सारे स्कूल अंग्रेजी माध्यम में होंगे। तेलंगाना ने भी ऐलान कर दिया कि सारे स्कूल अंग्रेजी माध्यम में होंगे। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का और हिंदी का विकास करने का एक बहुत बढ़िया तरीका चल रहा है भारत में। और वो जो नई सरकार जो है, जो ज़्यादा हिंदी के पक्ष में है, उस तरीके को और ज़ोर शोर से कर रही है। मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 15,000 हिंदी माध्यम स्कूल अंग्रेजी माध्यम कर दिए गए और तेज़ी से करते हैं। पहले वाली सरकार हिंदी का इतना विकास नहीं कर रही थी, हिंदी के पक्ष में नहीं थी। अब वो नेहरू परिवार से थे उनका संबंध, इसलिए अब ज़्यादा हिंदी के पक्ष वाली सरकार आ रही है और अंग्रेजी माध्यम में स्कूल बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बात, मेरे ख्याल में जो 2-4 तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इससे मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि भारत वो नहीं है जो हमें किताबों में पढ़ रहे हैं और जिसको हम दिमाग में उठाए ले फिर रहे हैं। भारत क्या है ये अभी हमें जानने की ज़रूरत है, और हम भारत के लोग तभी कहलाएंगे जब हम भारत को जान पाएंगे। और ये बताया उदासी का मौसम है, वो ऐसे मौसम जो होते हैं उदासी के ही होते हैं जब संकट होता है। तो ये संकट तो होना ही होता है ना, और संकट से ही कुछ बात निकलती है। मुझे ये लगता है कि 1947 के बाद पहली बार भारत पे विचार हो रहा है कि भारत है क्या। इससे पहले तो स्कूलों की किताबों में पढ़ते थे और जाकर राष्ट्रीय गान गाते थे, गीत गाते थे, लेकिन पहली बार 47 के बाद सच में ये बातें सामने आ रही है कि भारत है क्या, कौन इसका मालिक है और कौन बाहर लाए और कौन मालिक नहीं है। ये पहली बार अब बातें उठनी शुरू हुई हैं। और पहले तो बड़े आसान तरीके थे कई, जैसे
कश्मीर के संविधान में ये बात थी कि जब तक कश्मीर सरकार किसी कानून को पास नहीं करती तो भारत सरकार का कोई कानून लागू नहीं होगा, वहाँ हटा दिया वो। तो उसका तरीका क्या निकाला कि कश्मीर के गवर्नर राज्यपाल जी ने लिख के दे दिया कि मैं इस बात से सहमत हूँ, तो कर लीजिए। कश्मीर का एक राज्यपाल सहमति दे तो उसको कश्मीर की राय मान ली जाती है। 1942 में लाहौर की असेंबली ने, जो स्थानीय सरकार थी वह पंजाब की, उसने सर्वसम्मति से ये मत पास किया था कि हम पंजाब का बंटवारा नहीं होने देना चाहते। एक सरकार चुनी हुई उसमें सभा में, विधानसभा में ये पास करती है कि हम बंटवारा नहीं, उसकी नहीं मानी गई, वो पंजाब की राय नहीं मानी गई, लेकिन राज्यपाल जी ने लिख के दे दिया, वो मान ली गई और वो कश्मीर के लिए नया कानून बना दिया गया। इसलिए मैं ज़्यादा बातों में नया जाता हुआ थोड़ी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5 या नस्लें कितनी, द्राविड़ हैं, आर्य हैं, वो ऑस्ट्रोएशियाटिक हैं, जो ये झारखंड और संथल है, टिप्टो बर्मी से पूरा मणिपुर में ये सारे लोग हैं, इतनी तो ये नस्लें हैं, कितनी भाषाएं हैं। अब इस नस्ल में किस नस्ल को माने भी ये नस्ल का ज़्यादा हक है भारत में जी। अगर इस बात पे ही जाएं कि इन सब में ये जो नस्लें यहाँ इस सब में मौलिक कौन है, फिर तो भाई भील निकलेंगे। तो भील जो जाति है उसका सबसे पहले हक है भारत में, किसी और का बाद में है, चाहे वो द्राविड़ है, चाहे वो आर्य है, चाहे दूसरा या तिब्बत बर्मी या किसी का भी। तो भारत क्या है, ये बहुत सारी यहाँ जो है उपराष्ट्रीयताएं हैं, भाषाएं हैं, नस्लें हैं, जिनको मान्यता भी उस ढंग से नहीं दी जा रही है। भाषाओं जो आमतौर पर भाषा के रूप में सामने आती है। अभी आप तो कह रहे हैं कि उदासी का समय है। 21 फरवरी को पहली बार हुआ कि राजस्थान में हर जिला हेडक्वार्टर पे धरना दिया गया कि राजस्थानी को 8वीं सूची में शामिल करें, उसको सरकारी मान्यता दें। पहली बार हुआ। तो उदासी का समय कैसे है? ये तो थोड़ा प्रसन्न करने वाला समय है कि लोग अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जो हो रहे हैं, चेतन हो रहे हैं। 47 में एक सहमति बनी, उसमें संविधान बना, काफ़ी कुछ वो संविधान ठीक था, लेकिन वो 47 वाली जो संविधान बना 50 में सब सहमतियाँ टूट गई हैं और इतना केंद्रीकरण हो गया है कि जो भारत के लोग हैं वो उसमें भी एक खास कुछ लोगों को भारत के मालिक बताने की और बनाने की कोशिश हो रही है। ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये भारत के लोग हैं, वो ऐसे नहीं। भारत के लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं। इसलिए मेरी तो यही गुजारिश है कि, और हम जानते कितना है उसका एक प्रमाण मैं आखिर में बस 1 मिनट में देकर अपनी वो पीढ़ी पे बैठूंगा। एक काम जिसमें पूरा भारत लगा हुआ है, ये मैं रह नहीं सकता हूँ। डॉक्टर सुभाष तो चाहेंगे फिर भाषा की ओर ले चलाए, दूर नहीं जाऊंगा। जानते हम कितना है। एक काम है जिस पे पूरा भारत सहमत है, एक 2-4 लोगों को छोड़कर, वो ये कि अंग्रेजी सीखो। इसलिए सब हो रहा है। सब ने कितनी यही है ना, हर कोई चाहता है कि कुछ भी हो जाए, अंग्रेजी आ जाए। 150 साल से हम उल्टा लटके पड़े हैं, आप फिर नहीं रही हो, आनी भी नहीं है। और जब से अंग्रेजी माध्यम शुरू हुआ है तब से तो और भी कम हो गई। सच्ची ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। भारतीय लोगों का अंग्रेजी का सामर्थ्य जब से अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू हुए हैं कम हो गया है। ये आप अखबारों से देख सकते हैं। 30-40 साल पहले का अंग्रेजी अखबार उठा लीजिए और अब वाला उठा लीजिए, उसमें गलतियां देख लीजिए। ये अंग्रेजी माध्यम के जो पत्रकार आ गए उनकी वजह से, पहले नहीं मिलती थी। तो जिस काम को पूरा भारत जान करना चाहता है वो भी नहीं जानते हम कैसे करना है। और वो जानने के लिए मेरे को कहने लगा आप तो खामखा अंग्रेजी के खिलाफ बोलते। मैंने कहा देखिए, आपको अगर कैंसर की बीमारी हो जाए तो आप मेरे से दवाई लेंगे? उसने कहा मरना है तेरे से दवाई लेके, आप तो कैंसर के डॉक्टर नहीं हैं। मैं नहीं लेते हैं ना, आप कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो फिर अगर अंग्रेजी के डॉक्टर के पास जाएंगे तभी बच पाएंगे ना, नहीं तो अंग्रेजी आएगी नहीं। और अंग्रेजी का डॉक्टर कौन है? पूरी दुनिया में
अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए इंग्लैंड की एक सरकारी संस्था है ब्रिटिश काउंसिल, उसका नाम तो आप तो सब जानते हो, पढ़े लिखे हैं। अगर ब्रिटिश काउंसिल नहीं भी जानते हो तो आइलेट्स तो बच्चा 1.5 साल में जान जाता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी भारत में आइलेट्स क्या है और 1.5 साल की उम्र तक बच्चा जानते जाते हो जाता है उसको पता है भाई आइलेट्स क्या है। उस आइलेट्स का की परीक्षा ब्रिटिश काउंसिल लेती है, उसके बैंड ब्रिटिश काउंसिल लेती है। और हरियाणा का मुझे मालूम नहीं है, पिछले साल 500 करोड़ रुपया पंजाबियों ने आइलेट्स के परीक्षा की फीस के रूप में ब्रिटिश काउंसिल दिया। 500 रुपये फीस के रूप में, जो बाहर गया 20-30 हज़ार करोड़ उसकी बात अलग है। ब्रिटिश काउंसिल की 2017 में एक किताब के 3 पन्ना पे ये लिखा है कि ये पूरे दक्षिण एशिया में जो ये बात चल रही है कि अंग्रेजी सीखने का सही और पक्का तरीका ये है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, ये भ्रम है। और ये केवल ब्रिटिश काउंसिल नहीं कह रही है, दुनिया में और मैं हज़ारों आपको उक्तियाँ दे सकता हूँ, अन्वेषण हुए, यही नतीजा सामने आया है। और भारत जिसके पीछे पड़ा हुआ है पूरा भारत, वो तो ब्रिटिश काउंसिल के नहीं सुन रहा है भाई अंग्रेजी कैसे सीखना है। वो तो ये कहते हैं कि मातृभाषा माध्यम में पढ़ो, अगर बाकी बातें एक सी हो तो मातृभाषा माध्यम में पढ़ने वाला और अंग्रेजी को विषय के रूप में पढ़ने वाला अंग्रेजी बेहतर सीखेगा, ये तो ब्रिटिश काउंसिल कहती है। तो जब पूरा भारत 130 करोड़ भारतीय काम में लगा हुआ है, अंग्रेजी सीखना है और उसके बारे में भी नहीं जानता अंग्रेजी कैसे सीखना है, तो भारत तो भाई इसका हज़ारों साल का इतिहास है, इसमें हज़ारों सैकड़े तो हज़ार के करीब भाषाएँ हैं, नस्लें हैं, क्या क्या है, खाने पीने के ढंग से आप सब जानते हैं। तो उसकी इतनी जल्दी हम कैसे जान लें और कितना हम जानते हैं। इसलिए हम भारत के लोग, मैं तो मेरी ये गुजारिश है, माफ़ करना, ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा मालूम है दूसरों को कम। मुझे भी ये बातें 2-4 साल पहले पता चली, 10-1 साल 4 साल उम्र होने के बाद, जब मैं भाषा के मामले को संबोधित हुआ। फिर मैंने देखा भारत क्या है, जब मैंने देखा भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतनी मर चुकी हैं, इतनी मर रही हैं, और जो प्रचलन चल रहा है इससे तो भारत की कोई भाषा भी नहीं बढ़ पाएगी, हिंदी भी नहीं बच पाएगी। भाई खाते की भाषा रह जाएगी हिंदी। जब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम हो गया तो हिंदी कैसे बचेगी? हरियाणा के स्कूलों में हिंदी माध्यम हो गया तो अंग्रेजी कैसे बचेगी? हिंदी वो भाई खाते की भाषा रह जाएगी सरकार की, जैसे तैसे वो भी धीरे धीरे ये सब लोग आ जाएंगे, वो अंग्रेजी हो जाएगी। तो इसलिए मेरी तो ये विनती है कि हम भारत को जानने की कोशिश करें। हम भारत के लोग, भारत क्या है, जब हम जान पाएंगे ना भारत क्या है, तभी हम कर पाएंगे कैसा संविधान चाहिए, कैसी राजनीति चाहिए, कैसी शिक्षा चाहिए, कैसी भाषा नीति चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर, आपने मुझे सुना, कोई आपको बात थोड़ी तीखी लगी हो तो क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।